नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमन त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। देश और विश्व बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। देश लाल बहादुर शास्त्री का भी कर रहा है स्मरण। आरएसएस की गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे। पीएम मोदी ने यात्रा को बताया राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय। लेख में पीएम ने कहा, विकसित भारत में संघ का योगदान अहम। हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी। नागपुर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, देश को बनना होगा आत्मनिर्भर। देश भर में विजयदशमी की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाम को दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री ने भुज सैन्य अड्डे पर की शस्त्र पूजा। अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को लगे शुरुआती झटके। मेहमान टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। सिराज ने झटके 4 विकेट। और अब विस्तार से समाचार। देश विदेश में आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में पूरे देश और दुनिया में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाने में महान योगदान दिया। उनका मानना था कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि शांति और सच्चाई से ही सही बदलाव लाया जा सकता है। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। देश आज बापू को याद कर रहा है। जब आज राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा, तो भला नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी कैसे पीछे रहता। राष्ट्रपिता के बारे में एनसीसी कैडेट क्या जानते हैं, राजघाट पर मौजूद हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने उनसे बात की। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर काफी संख्या में एनसीसी कैडेट भी पहुंचे। जानते हैं वो कितना जानते हैं बापू के बारे में। Today we all NCC cadets are gathered here today to commemorate 2nd of October, that is Gandhi Jayanti, and this is not only celebrated in India but throughout the world. We celebrate this day as International Day of Non-Violence because Gandhi ji's philosophy of satyagraha is centered around truth. सर, हमने बचपन से यही सुना है कि महात्मा गांधी जी फ्रीडम फाइटर थे। उन्हीं की वजह से जितने भी अहिंसा के आंदोलन हुए थे, उन्होंने ही साउथ अफ्रीका से आके वो स्टार्ट किए थे। उन्होंने अहिंसा का मार्ग हमें
हमें बतलाया है। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चल करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। महात्मा गांधी जी ने हमें यूनिटी के बारे में बहुत बताया है, एकत्रता। जब हमारे आंदोलन होते थे, चाहे चंपारण हो, उसमें सबको एकत्र किया था उन्होंने, सारी भारतीय को। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज गांधी जी की 156वीं जयंती है, जो हम यहाँ राजघाट पर सभी एकत्रित हुए हैं और उन्हीं की बदौलत ही, उन्हीं के सत्य अहिंसा के मार्ग से हमें आज़ादी मिली है और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो मूल मंत्र। आज विश्व 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम गांधी जी के ये 2 मूल मंत्र फिर से याद कर लें, फिर से अपना लें, कोशिश कर लें, तो हम तीसरे विश्व युद्ध से बच सकते हैं। गांधी जी तो अब नहीं रहे, लेकिन हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अगर हम इन्हीं विश्वास और दृढ़ता के साथ इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़े, जरूर विश्व युद्ध से बच सकते हैं। और यही हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं। गांधी जी ने जो हमें कौल दिखाए, हमें उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे गाल पे एक कोई थप्पड़ मारे, तुम उसे अपना दूसरा गाल रख दो। और सत्याग्रह सच बोलना है आपको, हिंसा नहीं करना। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। हमें साधारण रहना चाहिए, हमें अपने पर काबू रखना चाहिए और हमें एकता के साथ जीना चाहिए। हमें एकता से ही आज़ादी भी मिली थी और हमारी एकता ही हमको हमारी पहचान है। तो ये कैडेट भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। कैमरामैन मोहित उइके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज ही के दिन भारत की भूमि पर एक ऐसा संत पैदा हुआ जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी, जिसने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में पूरे विश्व को आलोकित किया। वो संत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनके विचार और आदर्श आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है, तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचार और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया, बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि ये एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हों। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबे को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए
गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छता किसी व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती है। जब समाज स्वच्छ और स्वस्थ होता है, तब देश विकास की राह पर तेजी से चल पड़ता है। स्वच्छता के इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत की। समय के साथ ये मिशन जमीनी स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. You know, the rural, it was urban, it was very and then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती है बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमारे लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने संविधान सदन में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। बेहद ईमानदार, दृढ़ संकल्प, महान परिश्रमी और ऊंचे आदर्शों में आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गया। सादगी, शालीनता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिनकी ईमानदार छवि और देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा ने राजनीतिक जीवन में एक नया आदर्श स्थापित किया। संकटों को सुलझाने की उनकी काबिलियत और मजबूत निर्णय करने जैसी बातें उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि सरहद पर खड़े जवान और खेत में काम करने वाले किसान की अटूट मेहनत और श्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 11 जनवरी 1966 को अपने निधन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर 18 माह की छोटी सी अवधि के दौरान उन्हें अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बगैर विचलित हुए अपनी सूझबूझ से न केवल उन्होंने उनका समाधान ढूंढा, बल्कि एक नई इबारत लिख दी। इस दौरान उन्होंने चीन के हाथों 1962 के युद्ध में हुई पराजय की ग्लानि से 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजयश्री का सेहरा पहनाकर देश को मुक्त करा दिया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद अगर देश की अस्मिता और अस्तित्व पर खतरा होता है तो भारतवासी जंग से भी दूर नहीं रहेंगे। भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे ने किसानों में जोश भर दिया। पूरे देश के किसानों ने पैदावार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जो हरित क्रांति में तब्दील हो गई। ये शास्त्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि 1968 में देश की आबादी जब 1947 के मुकाबले करीब 1.5 गुना हुई, तब गेहूं उत्पादन 3 गुना बढ़ा और 90 का दशक आते आते देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया।
अपनी ईमानदारी, सादगी और उच्च नैतिक आदर्शों के लिए पहचाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने उच्च आदर्श और नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए 1956 में एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। तब भी शास्त्री जी ने अपने आचरण से राजनीति में नैतिकता की एक अलग ही मिसाल कायम की। अपनी साफ सुथरी छवि, सादगी, सरलता और आम जनता से सीधे संवाद की कला ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का सबसे अहम फैसला पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता था। इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। शास्त्री जी के विचार और आदर्श आज भी देश की जनता को राह दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ब्लॉग लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 100 साल पहले विजयादशमी के दिन ही समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। लंबे कालखंड के दौरान असंख्य स्वयंसेवकों ने इस संकल्प को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसे लेकर मैंने अपने विचारों को शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। पीएम ने लिखा, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। संघ की 100 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए हैं। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। पीएम ने लिखा, समाज के साथ एकात्मकता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ रखा है, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है। वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से ने भी समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशम बाग में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आरएसएस के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक रूप से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा, संघ का चिंतन समाज के हित में है। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है, और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, पहलगाम में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर उठी, लेकिन हमारी सरकार और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर उत्तर दिया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं है। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाले आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे 2 डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संघ में व्याप्त समरसता और समानता तथा जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे विजयदशमी का दिन और संघ का शताब्दी समारोह कितना विशिष्ट संयोग है, और इससे भी ज्यादा जब हम देखते हैं आरएसएस की स्थापना जिस तरह से हुई उसके बाद से लेकर अब तक की जो यात्रा रही, राष्ट्र निर्माण को लेकर, राष्ट्र रक्षा को लेकर, राष्ट्र गौरव को लेकर, किस तरह से बताएंगे? रमा, देखिए शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में विजयादशमी के मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत जी का जो संबोधन है
उसमें तमाम बातें रेखांकित की गई है, किस तरह से हमें आत्मनिर्भर बनना है। और हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर आप देखें तो परस्पर निर्भरता दिखाई देती है तमाम देशों की, लेकिन ये मजबूरी ना बने, हम आत्मनिर्भर हों, हम स्वदेशी अपनाएं। ये बात हम जानते हैं कि लगातार इसके लेकर एक अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में चल रहा है। खादी को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर पर किस तरह से भारत आगे बढ़ सकता है, आगे भारत के आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनकर, उस दिशा में आज बहुत महत्वपूर्ण बातें मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने कही है। इसके साथ ही साथ आप देखें जो दूसरा विषय पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है उसको लेकर उन्हें चिंता जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ जिस अनुशासन की बात करता है, संघ जिस संस्थानों की महत्ता की बात करता है, संघ जिस एक तरह से कहें सेवा भाव की बात करता है राष्ट्र के समर्पण में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर बात हो हम कभी भी हिंसा का रास्ता न ले। एक तरह से ये हमें देखें तो संघ सिखाता है और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि कई देशों में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिलती है, तो आज इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण संबोधन मोहन भागवत जी ने दिया है। ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि सुनियोजित साजिश होती है उकसाने की, लोगों की कुछ मुद्दों को लेकर कुछ गलत जानकारी देकर फेक नैरेटिव खड़ा करने को लेकर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमने देखा है कि उसकी स्थापना से लेकर अभी तक ये एक इतिहास रहा है कि वो समर्पण भाव से, सेवा भाव से, अनुशासित तरीके से हमेशा राष्ट्र निर्माण में आगे लगा रहा है, राष्ट्र को मजबूत करने में आगे लगा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज विजयादशमी के मौके पर नागपुर से दिया गया है। जी रमा। बिल्कुल, इन संदेशों में बेहद खास हो जाता है जो वर्तमान जिस तरह के वैश्विक परिदृश्य में चुनौतियां हैं उनका भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। ऐसे में जो आरएसएस की पद्धति है वो कितनी प्रासंगिक हो जाती है? ये देखिए, निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर सभी उसमें अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है उस पर हर कोई अपनी तरह से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम एकजुट रहें, हमारा एकता का भाव सिर्फ बातों में न हो, व्यवहार में दिखे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा जा सकता है, उसकी शाखाओं से सीखा जा सकता है, स्वयंसेवकों के कार्य व्यवहार से सीखा जा सकता है कि कैसे भारत की एकजुटता विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन सकती है कि हम एक बेहतर विश्व के लिए एक मजबूत भारत, सशक्त भारत का होना जरूरी है। और कार्य व्यवहार में आप स्वयंसेवकों के व्यवहार देखिए, उनका अनुशासन देखिए, उनकी एकता देखिए और समाज में भेदभाव रहित समाज हो। जैसा कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं हो, समाज में कोई भेदभाव न हो। तो निश्चित तौर पर संघ उस दिशा में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्ति निर्माण से देश मजबूत राष्ट्र बनाने की जो एक अनवरत जो यात्रा है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भविष्य का भारत कैसा हो उस दिशा में भी आप देखें, कुटुंब प्रबोधन, जो पंच परिवर्तन की बात होती है, परिवार टूट रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। ये जो पंच परिवर्तन है उसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन के जरिए दरअसल कैसे परिवार की इकाई को न केवल बचाया जाए बल्कि उसे मजबूत बनाया जाए, एक तरह से आपसी सहयोग को मजबूत बनाया जाए, समाज को में लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाया जाए। तो इसके जरिए हम मजबूत तौर पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण न केवल कर सकते हैं बल्कि हम आगे बढ़ सकते हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी आज संघ के सरसंघचालक का संबोधन महत्वपूर्ण है, बहुत संदेश छुपे हुए हैं। रमा। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासित, संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान, देशभक्त और समर्पित नागरिकों के संघ का पर्याय है, जिसने गत 100 वर्षों में स्वराज्य से सुराज, स्वकर्म से स्वधर्म की स्थापना कर स्वावलंबी और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। 1920 का दशक और औपनिवेशिक भारत, असहयोग आंदोलन की असामयिक समाप्ति से देश में नैराश्य, मां भारती की पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वाधीन होकर स्वतंत्र की स्थापना जनाकांक्षा बन चुकी थी।
स्वाधीनता संघर्ष में मां भारती के अनगिनत सपूत अपने कार्य, व्यवहार, विचार, सामर्थ्य और शक्ति से अपना योगदान कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग अहिंसात्मक और सशस्त्र क्रांति से अनवरत जारी था, तो इसी भावभूमि से वैचारिक क्रांति का भी सूत्रपात हुआ और इस वैचारिक क्रांति की तपोभूमि थी नागपुर। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। बाल्यकाल से ही बर्तानिया साम्राज्य के हर महिमामंडन का विरोध करने वाले जन्मना राष्ट्रभक्त डॉक्टर हेडगेवार आजीवन स्वाधीनता आंदोलन के सभी प्रयासों में सक्रिय रहे। 1921 में अंग्रेज सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। 1 वर्ष कारावास की सजा हुई। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही वे अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे। 1930 में नमक सत्याग्रह में 9 महीने का कारावास हुआ और इससे राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य है परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, यानी संपूर्ण समाज को संगठित कर भारत को समर्थ और परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना। संघ ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान स्वातंत्र्य समर की बलिवेदी पर अनगिनत युवाओं को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का पाठ तो पढ़ाया ही, साथ ही आजादी के बाद समाज में चरित्र और संस्कार निर्माण की अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नागरिकों में समरसता, समानता, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का भाव जगाया। संघ का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों का निराकरण करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना को बढ़ावा देना है और संघ के द्वितीय सरसंघचालक सदाशिवराव गोलवलकर ने यही मंत्र दिया, इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी यह मेरा नहीं है, यह राष्ट्र का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासित, संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान, देशभक्त और समर्पित नागरिकों के संघ का पर्याय है, जिसने गत 100 वर्षों में स्वराज्य से सुराज, स्वकर्म से स्वधर्म की स्थापना कर स्वावलंबी और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है और शताब्दी वर्ष में आगे का लक्ष्य है पंच परिवर्तन से नए भारत का निर्माण। जो 5 बातें हमने कही है पंच परिवर्तन में, वो समाज के आचरण में आमूलाग्र बदल लाने वाली बातें हैं और इसमें कुछ बहुत करना नहीं पड़ता। समाज में सब विषय स्वीकार है। इन 5 विषयों का कोई विरोध नहीं करता। सामाजिक समरसता, मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। अपने कुटुंब में कुटुंब प्रबोधन का मंगल संवाद, पर्यावरण, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। ऐसे ही स्वदेशी का आचरण, घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन अपना चाहिए और नागरिक नियमों का पालन करना। 1925 से 2025 तक संघ ने असंख्य चुनौतियों का सामना किया। विभाजन की विभीषिका, आपातकाल का अंधेरा, प्राकृतिक आपदाओं का संकट, लेकिन चरैवेति संघ और संगठन की शक्ति बढ़ती गई। आज संघ के लगभग 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज निर्माण में सक्रिय हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित ये संगठन सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र के साथ ही साथ धर्म, संस्कृति, वनवासी कल्याण समेत विविध क्षेत्रों में अतुल्य योगदान दे रहे हैं। संघ के अनुषंगी संगठनों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व संवाद केंद्र, लघु उद्योग भारती, राष्ट्र सेविका समिति, हिंदू जागरण मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और विवेकानंद केंद्र समेत अनेक संगठन राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और संस्कार निर्माण में अनवरत लगे हैं। वर्ष 1990 में विधिवत सेवा विभाग का आरंभ हुआ। आज संघ अभावग्रस्त क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और स्वावलंबन के विषय पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 1,29,000 से अधिक सेवा कार्य चला रहा है। समाज परिवर्तन के इन प्रयासों में स्वयंसेवकों को समाज का भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। महज 100 वर्षों की साधना यात्रा में आज संपूर्ण भारत में 98% जिलों और 92% खंडों में संघ की शाखाएं चल रही हैं। देश भर में 51,740 स्थानों पर 83,129 दैनिक शाखाएं और 26,460 स्थानों पर 32,147
साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम चल रहे हैं। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने हेतु समाज की व्यवस्थाओं का युगानुकूल निर्माण ही संघ का उद्देश्य है और यह मंत्र है, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हास, परिहास, उपहास, विरोध, प्रतिरोध और प्रतिशोध के झंझावातों को पार कर स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्गों को अपने तप और तपश्चर्या से पार कर स्वीकृति, समर्थन और समग्रता का रूप धारण कर चुका है और राष्ट्र का आराधन, राष्ट्र का अभिवादन, राष्ट्र का चिंतन और राष्ट्र का अर्चन ही संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ स्थापना का शताब्दी वर्ष और अमृतकाल का यह समय अपनी जन्मभूमि को, पवित्र मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को, गौरवशाली पितृभूमि को तपोभूमि मानकर संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम के मंत्र के साथ पुण्य भूमि भारत को जगत गुरु के सिंहासन पर पदारूढ़ करने के पुरुषार्थ का समय है। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज देश भर में दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधव दास पार्क में दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज में शाम 6 बजे रामलीला समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक रावण दहन आयोजन में हिस्सा लेंगे। मान्यता है कि दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का संहार किया था। इसके प्रतीक के तौर पर देश भर में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। इसके साथ ही शाम को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर विजयदशमी का उत्सव धूमधाम से संपन्न होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा का महत्व समझाते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति में शस्त्र हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उठे हैं। रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने शस्त्र उठाए तो शस्त्र उठाकर देवी मां ने असुरों का संहार किया। यह भारतीय संस्कृति है जहां किसान हल की पूजा करता है, लोहार अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारत के सामने मौजूद तमाम सीमांत चुनौतियों के मद्देनजर शस्त्रों की जरूरत पर बात की। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे राष्ट्र के लिए शस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उनका स्वरूप कभी आसान नहीं रहा है और ये चुनौतियां भी अलग अलग तरीके से आती हैं। उत्तरी सीमाओं पर भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भी आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है और हिंद महासागर में भी नई नई रणनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी आक्रमण के रूप में सामने आती हैं, कभी आतंकी संगठनों के रूप में आती हैं और आजकल तो साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार के रूप में भी चुनौतियां आ रही हैं। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान की नीयत में खोट बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह से अपने दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब दिया जाएगा और आगे भी यूं ही दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की
नाकाम कोशिश की। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन के प्रांगण में स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को विजयदशमी की भी बधाइयां दी। और आज स्वच्छता का बड़ा महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया है। देश भर में हर व्यक्ति स्वच्छता से जुड़े, अपने आसपास के एरिया को, ऑफिस को, घर को, जो भी एरिया है अपने आसपास को, शहर को, मोहल्ले को, सबको साफ रखने का हमेशा एक प्रयास करें हम सब मिलके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा पूरे देश में मशहूर है। आज सुबह से ही वहां के श्री रघुनाथ जी मंदिर में देवी देवताओं की पालकियां आनी शुरू हो गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग वहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू के दशहरे की मान्यता पूरे देश से अलग है। जहां पूरे देश में दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, वहीं यहां रावण दहन नहीं किया जाता। श्री रघुनाथ जी मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ सुबह से ही है। लोगों ने यहां हाजिरी लगाई और स्थानीय देवी देवताओं की पालकियां निकाली। आपको बता दें, यहाँ ऐसी मान्यता है कि अयोध्या से भगवान राम अपने मूल स्वरूप रघुनाथ जी के रूप में कुल्लू राज्य की राजगद्दी संभालते हैं। यहाँ का राजा उनका प्रधान सेवक होता था। दशहरे के मौके पर आसपास के देवी देवताओं को पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए लाया जाता है। इस मेले की मान्यता हिमाचल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। देश भर में रामलीला का भव्य मंचन जारी है। आज दशहरा के पावन अवसर पर भगवान श्री राम रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देंगे। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। जहां एक ओर पूरे देश में रामलीला की धूम मची है, वहीं दिल्ली के पांडव नगर स्थित रामलीला पार्क में भी रामायण का जीवंत मंचन किया जा रहा है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार अपने अभिनय से दर्शकों को रामायण काल की अनुभूति करा रहे हैं। समझ पहुंचाएं कि कैसे अधर्म पे धर्म की जीत होती है, अन्याय पे न्याय की जीत होती है, असत्य पे सत्य की जीत होती है। मैं इस वर्ष हनुमान जी का स्वरूप निभा रहा हूँ। इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने सेवा दी है और इस सेवा को मैं पूर्णतः करना चाहता हूँ। कलाकारों का कहना है कि रामायण की प्रस्तुति सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को सदाचार, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का माध्यम है। खास बात तो है कि जितने भी कलाकार हैं ना, जो हमारे बच्चे ही हमारे सब, जैसे ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और कमेटी के लोग भी मेहनत करते हैं और 1-2 महीने से कंटिन्यू ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत उम्दा किस्म की ये कलाकारी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये स्क्रीन लगी हुई है ना, इससे यहाँ पे दर्शक इतने मुक्त मोके हो रहे हैं कि समझो हटते ही नहीं। सभी 2 महीने से शुरू कर देते हैं ये, उसके बाद ये शुरू हो जाती है 22 तारीख। स्थानीय आयोजक रूपेंद्र शर्मा बताते हैं कि पांडव नगर की रामलीला पिछले कई वर्षों से शारदीय नवरात्रों में आयोजित की जा रही है और प्रत्येक वर्ष दर्शकों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा लग रहा है रामलीला देख के, हमको बहुत अच्छी रामलीला है। कैसा लग रहा है रामलीला देख के? मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या सीख रही हो आप यहाँ पे? मैं सीख रही हूँ कि हमें बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। छोटे पंचायत में 55 साल हो गए जब यहाँ रामलीला शुरू हुई थी, जब से आज तक इस रामलीला हम पूरा सहयोग करते हैं। तो देखिए, ये रामलीला का जो महोत्सव होता है, ये इन
जो शारदीय नवरात्रे होते हैं इनका लिए बेहद ही ये खास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ एक ओर माँ के 9 स्वरूपों की आराधना हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर रामायण का जो मंचन चल रहा होता है और समाज में जो संदेश जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, वो अद्भुत होता है। और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी बच्चों में आपने देखा, युवाओं में देखा, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी हर समस्या का जो समाधान है वो हमारी इस रामायण में देखने को मिल जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात डीडी न्यूज़ की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आया है। 3 नए आपराधिक कानूनों ने न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त कर एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जन केंद्रित स्वरूप प्रदान किया है। ये न्यायिक सुधार न केवल विधिक प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, बल्कि न्याय में जनता का विश्वास भी सुदृढ़ कर रहे हैं। इंसाफ में देरी भी अन्याय के बराबर मानी जाती है। देश के विकास में भागीदारी के साथ साथ हर नागरिक को समय पर न्याय भी मिले, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से कहते रहे हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए 2014 से ही कई मोर्चों पर बड़े बदलाव किए गए हैं। आजादी के बाद न्याय व्यवस्था के मोर्चे पर सबसे अहम बदलाव आईपीसी, सीआरपीसी जैसे औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शक्ल में आए। 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू इन कानूनों ने तय समय सीमा में मुकदमों का निपटारा, दंड की जगह न्याय पर फोकस, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सख्त सजा और कोर्ट की कार्यवाही को आधुनिक और सरल बनाए रखना सुनिश्चित किया है। साथ ही आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग, आर्थिक अपराध को लेकर सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देश के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं छोटे अपराधों के मामले में पहली बार कम्युनिटी सर्विस को कानून का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा पीड़ित को किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार मिला है। नए आपराधिक कानून के तहत मुकदमों के समय पर निपटारे के लिए पहली बार निचली अदालतों के लिए फैसला सुनाने को लेकर समय सीमा निर्धारित की गई है। हमेशा गवर्नमेंट और चीजों पे एक्शन लेती है, पर जुडिशरी में जजों के बारे में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करती थी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई है ताकि आम जनता को जल्दी न्याय मिले। अदालत की कसौटी पर साक्ष्य खरे उतर सकें, इसके लिए गंभीर अपराध के मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। वकीलों और वादी के लिए डिजिटल माध्यमों से साक्ष्य व दूसरे दस्तावेज दाखिल करने की भी व्यवस्था दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक जैसी महिला विरोधी प्रथा को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद भी इसके जारी रहने को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया। इस कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को बचाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी शक्ल में यानी बोलकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक देने को अवैध घोषित किया गया और ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों को लाने के अलावा ऐसे कानूनों को चिन्हित कर खत्म किया गया जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके थे और बेवजह अदालतों के कामकाज पर बोझ बन रहे थे। मोदी सरकार ने ऐसे हजारों अप्रासंगिक केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का काम किया। ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण में मोदी सरकार ने 7,210 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया, जो ई कोर्ट के दूसरे चरण से 4 गुना ज्यादा है। 2023 से 2027 तक चलने वाले तीसरे चरण में कई तरह की डिजिटल पहल की जा रही है। इनका उद्देश्य अदालती कामकाज को पेपर रहित और डिजिटल बनाना, कोर्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को डिजिटल करना, सभी अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा उपलब्ध कराना और अदालतों में ई सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाना जैसे कदम शामिल हैं। इन बदलावों से मोदी सरकार की कोशिश अदालत को लेकर ये धारणा बदलना है कि आम आदमी को अदालत से न्याय नहीं, तारीख मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।